अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 2024 लोकसभा का चुनाव जारी है। 3 चरणों का चुनाव अब तक हो चुका है। इंडिया अलायंस एक तरफ है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। उसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां अपने तौर पर मुकाबला कर रही है। बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी बहुत सारी जगहों पर मजबूत नज़र आ रहे हैं। ऐसे में लोगों की ये भी नज़र है कि मुस्लिम कम्युनिटी पॉलिटिक्स करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो मुसलमानों के अपनी आज़ाद पॉलिटिकल लीडरशिप की हिमायत करती है और उसके लिए स्ट्रगल कर रही है, उनका क्या सिचुएशन है, वो कहाँ चुनाव लड़ रही हैं ऐसी पार्टियाँ, और उनकी सूरत हाल क्या है, उनको क्या एक्सेप्टेंस मिला है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे मिलत टाइम्स के चीफ़ एडिटर शम्स तबरेज़ कासमी साहब से। सबसे पहले शम्स तबरेज़ कासमी साहब का इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। शम्स तबरेज़ कासमी साहब, 2024 के चुनाव में एक बड़ा डिस्कशन ये रहता है कि मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को अलायंसेस में नहीं लिया जाता है। तो क्या कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप वाली हो, मुस्लिम उसको लीड कर रहे हों, और वो इंडिया अलायंस में या दूसरे अलायंसेस का हिस्सा हो? देखिए, इंडिया अलायंस में तकरीबन 26 से ज़्यादा पार्टियां शामिल हैं। इधर भी कई पार्टियों को शामिल किया गया और सिर्फ एक पार्टी है जिसकी क़यादत मुसलमानों के हाथों में है, या जिसको कहा जाता है कि मुसलमानों की पार्टी है, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, उसको शामिल किया गया है। उसके अलावा किसी पार्टी को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जिस कैटेगरी की पार्टी को उसमें शामिल किया गया, उसमें 2-3 पार्टी और डिज़र्व करती थी जिसको शामिल किया जाए, लेकिन इंडिया अलायंस ने ऐसा नहीं किया। और उसकी वजह कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि क्षेत्रीय पार्टी डेवलप हो और क्षेत्रीय पार्टी में भी किसी मुसलमान की पार्टी आगे बढ़े। ये कांग्रेस के एजेंडा के हमेशा खिलाफ रहा है। जैसे बिहार में मुकेश सहनी को लिया जाता है, लेकिन आसाम में अजमल साहब को एक्सेप्ट नहीं किया गया। हाँ, कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस की मरकज़ी लीडरशिप कई मरतबा तैयार भी हो गए, क्योंकि यूडीएफ की अगर आप बातचीत करें तो शुरुआत की थी नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस की। नीतीश कुमार ने सब जगह स्टेट की जितनी पार्टियां सबसे मुलाकात की। उधर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो उन दिनों थे, क्या नाम है, केसीआर, उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने कोशिश की, सभी से मुलाकात की। तो नीतीश कुमार ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से भी मुलाकात की। उसके अलावा फिर पटना भी गए मौलाना बदरुद्दीन अजमल, वहाँ लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। और ये तय था कि जो इंडिया अलायंस बनेगा तो उसमें जिस तरह छोटी पार्टियों को जगह दी जा रही है, उस तरह यूडीएफ को भी जगह दी जाएगी। यूडीएफ इंडिया अलायंस का हिस्सा है। और इससे पहले जब यूपीए की सरकार थी 2009 में, तो एआईयूडीएफ यूपीए के साथ ही सपोर्ट किया था, कांग्रेस के साथ अलायंस में 2021 में रह चुकी थी यूडीएफ, तो पूरा तय था। उसके बाद जब अलायंस की बातचीत चली, पहले दूसरी मीटिंग में किन पार्टियों को शामिल करना है, तो तकरीबन नीतीश कुमार ने, आरजेडी ने, सब ने कहा कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल को शामिल किया जाए। उनकी इमेज ठीक ठाक है, उनकी पार्टी कम्युनल एजेंडा पर नहीं चलती है, उनके नाम में भी कुछ ऐसा नहीं है, और उनको सभी का सपोर्ट है, और उनके पास एक बड़े तबके का वोट है, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो असम में अपोजिशन में रह चुकी है, पार्टी बनते ही 18-20 उम्मीदवार को जिता लेती है। वो 3 पर अपने उम्मीदवार खड़े करते लोकसभा में, और तीनों के तीनों जीत जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो आसाम यूनिट है वो बहुत ज़्यादा जिद पर अड़ी रही, नहीं होने दे। इवन राहुल गांधी की तरफ से भी कई मरतबा लचक आई कि हमने पिछले दिनों में अलायंस कहा था, इस मरतबा भी कर लिया जाए। अलायंस न होने की वजह से 2019 में लोकसभा में कांग्रेस की भी सीटें कम गई थी, आसाम में यूडीएफ की भी कम गई थी। उन जगहों पर जहां यूडीएफ या कांग्रेस को जीतना था, वहां भी बीजेपी जीत गई थी। लेकिन आसाम की जो यूनिट है कांग्रेस की, उसने ऐसा नहीं होने दिया, और उसकी वजह यह है कि आसाम में तकरीबन 40% मुसलमान हैं, और पूरा आसाम 3 हिस्सों में तकसीम है, एक अपर आसाम, एक लोअर आसाम, एक मिडिल आसाम। अपर आसाम में मुसलमानों का जो वोट है तकरीबन 4 से 5% है। पूरा आसामी है या नॉन मुस्लिम है, और वो ख़ुद को ओरिजिनल आसामीज़ भी कहते हैं वो लोग। वहाँ विधानसभा की 44 से 45 सीटें हैं। तो वो पूरा वोट जो कांग्रेस का था अचानक बीजेपी में चला गया 2016 के विधानसभा में। और वजह ये थी कि कांग्रेस के सबसे बड़े सीनियर लीडर थे हिमंता बिस्वा शर्मा। तरुण गोगोई के बाद वो खुद को दावेदार समझते थे चीफ मिनिस्टर होने का, लेकिन कांग्रेस ने तरुण गोगोई के बाद उनके बेटे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी तरह तरुण गोगोई ने भी उनको जगह नहीं दी। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने बार बार राहुल गांधी को धमकी दी, इन लोगों ने सीरियस नहीं लिया। ये बहुत मशहूर है, कांग्रेस वाले भी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि वो इन्हीं सब मुद्दों को बताने के लिए राहुल गांधी के पास पहुँचे थे। तो राहुल गांधी अपने, क्या होता है वो कुत्ते का पिल्ला, वो जो बच्चा होता है, बहरहाल अपने कुत्ते को वो एनिमल लवर है, तो उसके साथ वो प्यार कर रहे थे, बिस्किट खिला रहे थे। वही बिस्किट उन्होंने
हेमंत बिस्वा शर्मा को भी ऑफ़र किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने उसके बाद जा करके ही फैसला कर लिया कि अब हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे, और वो 30-40 विधायकों के साथ उसने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। और कांग्रेस का बहुत पावरफुल लीडर, हर एतबार से ताकतवर, उसका अपना चैनल है, तो 30-40 एमएलएस को लेकर के चला गया बीजेपी में। जो बचे कांग्रेस को, उसको भी उसने कमज़ोर कर दिया। आज भी कहा जाता है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा हाँ बिल्कुल मैनेज करते हैं। और वजह क्या है कि जो अपर आसाम में जो कांग्रेस थी, हेमंता ने पूरे अपर आसाम में कांग्रेस को तोड़ दिया। अब कांग्रेस का जो बचा फेस जहाँ कांग्रेस कहीं जिंदा थी वो लोअर आसाम में, मिडिल आसाम में, और यहीं बदरुद्दीन अजमल साहब के गढ़ है, यहाँ मुसलमानों का वोट है। मिडिल आसाम में तकरीबन 50% मुसलमान हैं, और जो लोअर आसाम है जिसमें बारपेटा और धुबरी जैसा एरिया आता है, बांग्लादेश से मिला हुआ एरिया है या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, तो इसमें 80 से 85% मुसलमान हैं। तो अब कांग्रेस को लगा कि यही वोट हमारा रह गया है, और उधर हेमंत बिस्वा शर्मा जा चुके हैं, यहाँ मुसलमानों को हम किसी तरह अपने हक में रख सकते हैं। यूडीएफ के साथ उन्होंने अलायंस करने से इनकार किया, और उनको जब इस बात की यकीन हो गया कि मुसलमान यूडीएफ के साथ जाएंगे, हमारे साथ नहीं जाएंगे, हमारा वोट बैंक जो बचा खोचा वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो कांग्रेस के पास एक अच्छा तरीक़ा है, एक अच्छा एजेंडा है कि अगर मुसलमानों की लीडरशिप को कमज़ोर करना है या किसी को हराना है, और उससे वो सीधे सीधे नहीं हार पाती है या सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर पाती है कांग्रेस, तो फिर बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगा देती है, या मुसलमानों को कहती है कि अगर आप बदरुद्दीन अजमल को या असदुद्दीन ओवैसी को, इस तरह के किसी भी नेता को आप वोट करेंगे तो वो वोट सीधे बीजेपी को जाएगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा, और हम आपके लिए हैं, हम आपके रहनुमा हैं, इसलिए आप उनको वोट मत कीजिए। बीजेपी से मिले हुए हैं, कोई सबूत नहीं, मतलब कोई सच्चाई नहीं, सीधा साफ साफ झूठ, लेकिन इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो पूरे आसाम में लड़ रहे होते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। शायद उन्होंने पूरे आसाम में कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया है, सवाई 49 सीट के जहाँ पर वो चुनाव लड़ सिर्फ 3 सीट। अगर बदरुद्दीन अजमल साहब चाहते अगर इंडिया अलायंस को हराना, कांग्रेस को हराना, या बीजेपी से उनका किसी तरह का ताल्लुक़ होता, तो कम से कम 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार को आसानी से उतार सकते थे। उनके पास लोग हैं अच्छे अच्छे चुनाव लड़ने वाले, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सिर्फ 3 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार को उतारा, और ये 3 सीटें वो है जहां उनके लोग जीतते रहे हैं। 2014 में इन तीनों सीटों पर AIUDF के MP उम्मीदवार को ही जीत मिली थी, तो उनके अपना गढ़ है, उनकी सीट वहाँ उन्होंने उतारा है, तो कोई सवाल ही नहीं बनता। लेकिन कांग्रेस की ये पुरानी रिवायत रही है। आज मुस्लिम लीग को कांग्रेस ने शामिल कर रखा है ना अपने अलायंस में। शुरू में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस ने अपने साथ सटने नहीं दिया था। कांग्रेस उनको भी बीजेपी की बी टीम कहती थी, कांग्रेस उनको भी कहती थी कि अगर आप इनको वोट करेंगे तो हिंदू मुत्तहिद हो जाएंगे, बीजेपी मजबूत होगी, या उस वक्त जो क्या था वो हिंदू महासभा, हाँ हिंदू जनसंघ, उसके हक में लोग वोट करेंगे, इसलिए इसको वोट मत कीजिए। लेकिन जब लेफ्ट पार्टियों ने, कम्युनिस्टों ने मुस्लिम लीग को अपने साथ मिला लिया, केरला में कांग्रेस कमज़ोर होती गई, इसको लगा कि अब हमें उसको अपने साथ मिलाना होगा, तब इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ अलायंस किया और इक़्तिदार में शरीक किया। एक वजह यह भी बनी, केरला के मुसलमान इसके लिए मुबारकबाद के हक़दार हैं, जो वोटर्स है, कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया, मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़, या उनको अलायंस में शामिल नहीं किया, तो वहाँ की आवाम ने कांग्रेस के आरोप पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुस्लिम लीग को ही वोट किया। कांग्रेस के उम्मीदवार को, जहाँ पर मुस्लिम लीग के नुमाइंदे खड़े थे, वोट नहीं किया। तो कांग्रेस ने देख लिया कि हम उसको अपने साथ शामिल करें ना करें, जितना भी आरोप लगा दे, यहाँ के जो वोटर्स वो मुस्लिम लीग के साथ ही खड़े रहेंगे, हमारे साथ आने वाले नहीं हैं। तो मजबूरी में उन्होंने अलायंस कर लिया। केरला के लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं। असम में क्या है कि, या बिहार या दूसरी जगहों पर क्या हो रहा है कि कांग्रेस का कोई नेता आके कह देता है कि बीजेपी से मिले हुए हैं, तो हमारे लोग भोले भाले उस पर भरोसा कर लेते हैं। इसके बावजूद अजमल साहब का जो इलाका है, उस इलाके में उनकी पकड़ जो है वो कभी कमज़ोर नहीं हुई, बहुत मजबूत पकड़ है। तादाद में जीतते हैं, उनके MPs भी जीतते हैं, वो खुद भी लगातार जीत रहे हैं। आखिर वजह क्या है, इतनी मजबूती उनको वहाँ पर क्यों हासिल है, इतना मास सपोर्ट उनके साथ क्यों है? देखिए, बदरुद्दीन अजमल साहब की खुसूसियत क्या है कि बहुत सारे जो नेता हिंदुस्तान में हैं, या तो उनकी पुरानी पार्टी है इस वजह से, या उनके बाप की पार्टी थी, दादा की पार्टी थी, उसके नाम पर उनकी पार्टी आजकल चल रही है। कुछ लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो धर्म के नाम पर, या कुछ लोग अपने बयान के ज़रिए, भाषण के ज़रिए लोगों में मकबूल है कि अच्छा बोलते हैं, और ये भी ज़रूरी है आज की सियासत में। बदरुद्दीन अजमल साहब की खूबी क्या है कि उनका ग्राउंड पर वर्क है। बदरुद्दीन अजमल साहब को अल्लाह ताला ने पैसे से नवाजा, दौलत से नवाजा, और इतर का जो कारोबार है उनका पूरी दुनिया में है, और हिंदुस्तान के बड़े ताजरों में से एक है, दुनिया के 60-70 मुल्कों में उनका कारोबार है। तो अल्लाह ताला ने पैसा से नवाजा, तो इस पैसे का बदरुद्दीन अजमल साहब ने सही जगह इस्तेमाल किया। मौलाना है, उनके भाइयों में दीनदारी है, तो उन्होंने सबसे पहले एक तंजीम बनाई, मरकज़ुल मारिफ, और उस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए वहाँ की जो बेवाएँ थी, जो मज़लूम थे, जो कमज़ोर थे, उनको उन्होंने मदद देना शुरू किया। इसके अलावा मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक इदारा कायम किया, मरकज़ुल मारिफ, जो मुंबई में है, एजुकेशन रिसर्च सेंटर। उनका एक इनकलाबी कारनामा है कि मदरसे के बच्चे के बारे में पहले ही था ना कि वो अंग्रेज़ी नहीं जानते,
दुनिया नहीं जानते, कोई ऐसा इदारा नहीं था जो मदरसे के बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ा सके। कुछ आ जाते थे जामिया वगैरह में, उमूमन माहौल नहीं था। उन्होंने मरकज़ुल मारिफ कायम किया कि दारुल उलूम और जो भी मदारिस का फजला है यहाँ 2 साल अंग्रेज़ी डिप्लोमा करेंगे, फिर दुनिया जाएंगे। इस वक्त 20-22 उस तरह के इदारे खुल गए। आसाम में कई सारे मकातिब उन्होंने शुरू किए। उसके बाद जो आसाम का धुबरी का एरिया है या बारपेटा का एरिया है, उधर ब्रह्मपुत्रा नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी दुनिया की 9 बड़ी नदियों में से एक है। ये चाइना से आती, बांग्लादेश तक जाती है और उस नदी की वजह से ज़बरदस्त तबाही फैलती है। हर साल सैलाब आता है, लोगों के घर डूब जाते हैं और 6-6 महीना तक लोग बगैर घर के रहते हैं या रिश्तेदारों के रहते हैं या पानी में डूब कर रहते हैं। मैं अभी जाकर के आया हूँ आसाम में, तो मैंने देखा वहाँ के लोगों ने बताया कि उस नदी की वजह से असम का 2 विधानसभा का एरिया ऐसा है जहाँ के लोगों ने कभी गाड़ी को देखा नहीं, कभी कार को नहीं देखा, बस को नहीं देखा, क्योंकि वहाँ रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी। नदी के बीच में वो घिरा हुआ था। वहाँ से बाहर निकलने के लिए उनको नाव का सहारा लेना पड़ता है, कश्ती से या स्टीमर से जाते हैं, और जो आधे घंटे में रास्ता हो सकता था वो 6 घंटे में तय होता है। इतना लंबा टाइम लगता है। और सबसे बड़ा जो उनका मसला था कि उनके घर बह जाते थे, उनको खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। तो सैलाब से मुतासरीन लोगों को मौलाना बदरुद्दीन अजमल की ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार मदद की। उनको वो घर बनाने के लिए टेंट का सामान फराहम करते थे या दोबारा सैलाब के बाद वो उनका घर बनवाते थे, उनको राशन भिजवाते थे, उनको पैसा देते थे। तो उनका जो ये काम है हर घर तक पहुँच गया। रेगुलर काम था उनका, रेगुलर काम था और घर तक उनका काम पहुँचने लगा। उसके बाद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने और स्टेप उठाया और उन्होंने अजमल फाउंडेशन कायम किया। मरकज़ुल मारिफ के सारा काम था ही। अजमल फाउंडेशन के ज़रिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने कॉलेजेस के क़याम का सिलसिला शुरू किया। पहले हौजाई में कायम किया, फिर दूसरे अज़ला में। अब इस वक्त मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो ऑर्गेनाइजेशन है अजमल फाउंडेशन, उसके तहत तकरीबन 55 कॉलेजेस हैं पूरे आसाम के अंदर, पूरे आसाम में और पूरे इलाके में। हर ज़िला में तकरीबन उनका 1-2 कॉलेज है। इसके अलावा जो मरकज़ुल मारिफ उनकी संस्था है उसके तहत 100 से ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं। मकातिब तो समझिए अनगिनत है। उसके अलावा 4-5 उनके यतीम खाने हैं। कुछ इदारे अलग है जिसका मैंने मुंबई का तज़किरा किया, उसको भी पूरा फंड वो करते हैं। बहुत सारे मदरसे चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज है उनका। यूनिवर्सिटी बनाने का भी उनका मनसूबा है, लेकिन शायद अभी तक वो रजिस्ट्रेशन का और जो कानूनी प्रतिक्रिया होती है वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने मुस्लिम इलाक़ों में कॉलेज कायम किया और जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन देते हैं। जो पैसा के काबिल हैं उनसे फ़ीस भी ली जाती है, लेकिन जो मजबूर हैं और जिसके बारे में पता चलता है कि ये वाकई में ज़रूरतमंद है तो फ्री में, और मैं होकर के बच्चों ने बताया। उसके बाद इधर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने एक और इदारा कायम किया, अजमल सुपर 40। उसके तहत नीट और JEE की तैयारी कराई जाती है। 2017 में इदारा कायम हुआ। पहले हौजाई में कायम किया उन्होंने और शुरू में उन्होंने 40-50 बच्चों को रखा। अब तकरीबन 5000 बच्चे वहाँ नीट और JEE की तैयारी कर रहे हैं। हर साल वहाँ 250-300 बच्चे क्वालिफ़ाई करते हैं। अभी जो फर्स्ट बैच के बच्चे थे 16, उन्होंने MBBS की डिग्री हासिल कर ली है। 5-6 से मेरी मुलाकात हुई, उन सबका मैंने इंटरव्यू किया। बच्चे बता रहे थे कि मैंने कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा। कोई कह रहा है कि मैंने साइंस नहीं लिया था इस वजह से कि साइंस की तालीम को अफोर्ड करना मेरे लिए मुश्किल होगा, बहुत महंगी तालीम होती है। तो बाद में मैंने लिया। किसी ने कहा कि मेरे इलाके में कोई डॉक्टर नहीं है और अजमल की तरफ से हमें हर तरह की फ़ीस दी गई, पॉकेट मनी दी जाती थी। हमने एडमिशन लिया तो वहाँ भी हमें हॉस्टल की फ़ीस दी गई। इस वक्त 800 ऐसे तलबा है जो नीट क्वालिफाइड है अजमल से और वो मुल्क की मुख्तलिफ़ मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं एक जगह चाय खाने में बैठा था, एक बुज़ुर्ग शख्स थे, वो कहने लगे कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की वजह से, अजमल फाउंडेशन की वजह से हमारे इलाके में अब 4 बच्चे डॉक्टर हो गए हैं। तो ये उनकी खूबियाँ हैं। एजुकेशन और वेलफेयर वर्क करके उन्होंने हाल ही में उन्होंने IAS एकेडमी कायम की जहाँ बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं और UPSC में भी उनका इदारा अच्छा किरदार अदा करेगा। तो उनका ये जो वर्क है, ग्राउंड वर्क, इसकी वजह से उनकी मकबूलियत। अच्छा, वो पार्टी कोई बनाने वाले नहीं थे, काम तो पहले से कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि लगातार देखा गया कि जो कांग्रेस वहाँ थी सत्ता में तो मुसलमानों को कोई अहमियत नहीं दे रही थी। मुसलमानों को अपना बंधुआ, क्या बोलते, बंधुआ मजदूर समझती थी, वो वोट बैंक समझ रखा था। वहाँ कोई अल्टरनेटिव पार्टी भी नहीं थी। जैसे क्या था, बिहार में क्या हुआ कि बिहार में कांग्रेस थी और मुसलमान कांग्रेस के वोट बैंक थे, लेकिन जनता दल का मूवमेंट आया, फिर RJD बनी, जनता दल यूनाइटेड बना, तो मुसलमानों के पास वहाँ एक ऑप्शन आ गया कि अगर कांग्रेस नहीं तो हम RJD को वोट कर सकते हैं। चुनांचे भागलपुर फसाद के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस से रिश्ता ख़त्म किया और जनता दल को वोट किया, RJD को वोट किया, उसकी सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में जब बाबरी मस्जिद का मामला आया
और बाबरी मस्जिद के मामले में कांग्रेस ने दोहरा किरदार अदा किया तो मुसलमानों ने छोड़ दिया कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया। इसी तरह बंगाल में सीपीएम को पहले मुसलमानों ने सपोर्ट किया, जब सीपीएम ने मुसलमानों को नज़रअंदाज किया तो टीएमसी को सपोर्ट किया। बंगाल में, आसाम में क्या था कि मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कांग्रेस थी, हुकूमत में थी, एजीपी ऐसी अलग पार्टी थी एक मरतबा, हालांकि मुसलमानों ने एजीपी को भी सपोर्ट करके देखा, लेकिन फिर एजीपी बीजेपी के साथ चली गई। बीजेपी को मुसलमान वोट कर नहीं सकते हैं और कांग्रेस मुसलमानों का इस्तेसाल कर रही थी। मुसलमानों के खिलाफ लगातार उल्टे सीधे बयानात आते थे तरुण गोगोई के, मतलब मुसलमानों की मजलिस में तो कुछ और है लेकिन पीछे में कह देते थे कुछ और। बदरुद्दीन अजमल की तरफ से उनको सपोर्ट मिलता था, लेकिन किसी ने पूछ दिया तो वो कह रहे कि हु इज़ बदरुद्दीन, हु इज़ अजमल, हम नहीं जानते। इस तरह के उनके बयानात थे। तब वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल है, दानिश्वर है, या जमीयत उलमा हिंद का अच्छा खासा असर और रसूख है, इन सब लोगों ने फैसला किया कि हमें अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी होगी और हमें कांग्रेस को बताना होगा कि हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं, बंधुआ मजदूर नहीं है, बल्कि हम अपने वोट की अहमियत को जानते हैं और अब हम तुम्हें अपना वोट नहीं लेने देंगे। चुनांचे माँ बदरुद्दीन अजमल को अल्लाह ताला ने पैसे से नवाजा, दौलत से नवाजा, और किसी भी पार्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास पैसा वगैरह भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। 2006 के पहले विधानसभा के चुनाव में 6-7 सीटों पर जीत मिल गई थी। 2011 में तो 12-13 को जीत मिल गई, 16 में भी, और इसी तरह उनकी जीत का 16 से 20 तक का रेशियो बरकरार है। लोकसभा में माँ बदरुद्दीन अजमल पहली मरतबा 9 में चुनाव लड़े, जीत गए। 14 और स्टेट में भी पार्टियां बनती है इसी वजह से कि मुसलमानों का इस्तेसाल है, लेकिन वो पार्टियां बनती और ख़त्म हो जाती हैं। मौलाना अजमल साहब ने अपने आप को 20 साल से इस्टेब्लिश करके रखा है और हर विधानसभा और लोकसभा में बेहतरीन जो है उनका जो है रिजल्ट रहता है। तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि रेगुलर उनका वेलफेयर वर्क जो है उनका लगातार वहाँ पर जारी है। बिल्कुल, इसी वर्क की वजह से लोग उनको वोट कर रहे हैं, वरना सच पूछे तो कुछ लोगों को भाषण की वजह से, कुछ लोगों को गुंडागर्दी की वजह से, माफियागिरी की वजह से वोट मिलता है, लेकिन मौलाना का जो ग्राउंड वर्क है इसी वजह से, और ये वजह है कि जो वहाँ का गरीब तबका है, जो मज़दूर तबका है, जिनको मौलाना से मदद मिलती है, जिनको पता है कि हमारे बच्चे उनके इदारों में पढ़ रहे हैं, वो एक ऑप्शन है। कांग्रेस ने हमारे साथ अत्याचार किया, कांग्रेस ने इतना ही नहीं किया बल्कि एनआरसी के नाम पर पूरे मुल्क में मुसलमानों को बीजेपी से डराया जा रहा। या पिछले दिनों कहा जा रहा था कि बीजेपी सरकार ने आसाम में डिटेंशन सेंटर बना रखा है और वहाँ मुसलमानों को रखा जाएगा। सच्चाई ये है कि आसाम में फ़िलहाल 2 डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं, एक कोकराझार के एरिया में, ग्वालपारा में, और दोनों डिटेंशन सेंटर कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने भी जिसको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया मौलाना बदरुद्दीन अजमल के मुकाबले में, उसने फीता काटकर उसका इफ्तिताह किया था। तरुण गोगोई साहब ने दोनों डिटेंशन सेंटर बनवाया। इसके अलावा एनआरसी अकट पर जो सिग्नेचर हुआ 1985 में, वो कांग्रेस की वजह से, बांग्लादेशी कांग्रेस को कहा जाता था, मतलब आसाम के मुसलमानों को डी वोटर कहा जाता है। चूँकि जितने लोअर आसाम में मुसलमान रहते हैं उन सब के बारे में उनका इल्ज़ाम है कि बांग्लादेश से आए हुए, हालांकि ये आज़ादी से पहले की बात है। आज़ादी से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान सब एक था, वो नदी किनारे रहते हैं तो इधर से उधर होकर आबाद हो गए। वोटर का जो पूरा हंगामा है वो भी कांग्रेस का खड़ा किया, पूरा कांग्रेस का। अब जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, तो जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो लोग वहाँ थे जहाँ आज है, उसके बाद वो बांग्लादेश नहीं आए, बहुत पहले के आए हुए हैं, उनकी नस्लें आई हुई है, लेकिन कांग्रेस ने उन सबको कहा कि डी वोटर है, उनकी शहरियत को मशकूक करार दे दिया। फिलहाल क्या लग रहा है जो 3 सीट पर अजमल साहब लड़ रहे हैं उस पर क्या सिचुएशन है, क्या वो सीटें निकल सकती हैं? 3 सीट तो उनकी आसानी से निकल जाएगी। बदरुद्दीन अजमल की जो सीट है वो भी आसानी से निकल जाएगी, नौगांवा की सीट उनको भी निकल जाएगी। करीमगंज की सीट पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मतलब चूँकि वहाँ वोट 3 जगह तकसीम हो गया है। कांग्रेस ने भी मुसलमान को उम्मीदवार बना दिया था और वो यूडीएफ के पुराने लीडर रहे यूडीएफ के, और बीजेपी उम्मीदवार को पिछली बार वहाँ जीत मिल गई थी रिजर्व सीट होने की वजह से, तो वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हुई है। अब त्रिकोणीय लड़ाई में किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता। यूडीएफ के अलावा अगर हम देखते हैं तो दूसरी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो मुस्लिम लीग है, तो वो तो केरला के अंदर इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस के अलायंस का हिस्सा है, 3 सीटें उनको दी गई। तमिलनाडु में भी वो अलायंस का हिस्सा है, उसके अलावा तमिलनाडु में एएमएमके भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो ये पार्टीज़ तो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश है, इनकी के सीटें निकल जाएंगी। मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली हैं वो निकल जाएंगी, एएमएमके को सीटें मिली नहीं हैं। उसके अलावा जो एक बड़ी पार्टी मुस्लिम पार्टी चर्चे में रहती है वो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस इलेक्शन में आपको क्या स्टैंड दिख रहा है, किस तरह से वो लड़ाई लड़ रही हैं, कहाँ वो लड़ रही हैं? ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी एक पुरानी पार्टी है, अच्छी पार्टी है, और नो डाउट कि इस वक्त भारत में मुसलमानों की जो आवाज़ है या मुसलमानों के मुद्दे पर कोई पार्टी खुलकर स्टैंड लेती है, बोलती है, तो वो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और ख़ासतौर पर उसके जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, नो डाउट हर कोई उनका कायल है। लोग चाहते भी हर जगह वो पार्टी आए, लेकिन एक तरफ इंडिया अलायंस और कांग्रेस जैसी पार्टी अलायंस में उनको शामिल नहीं करना चाहती। हालांकि उन्होंने भी 2009 में ज़रूरत पड़ने पर या 4 में सपोर्ट किया था
4 में मेरे ख्याल में यूपीए का हिस्सा यूपीए को सपोर्ट किया था, वो हिस्सा थे। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी, कांग्रेस का अलायंस भी उनसे रहा है पहले, और अभी तो माशाल्लाह बड़े अच्छे रिश्ते हैं कांग्रेस के साथ उनके, दोनों एक साथ में बैठ रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं जो क्या नाम है रेवंत रेड्डी, जो रेवंत रेड्डी साहब जो चीफ मिनिस्टर है। अब वो मुल्क भर में क्या कि कांग्रेस AIMIM ने ऐलान तो अच्छा किया था शुरू में कि कहीं चुनाव नहीं लड़ेगी, फिर में कई जगह चुनाव लड़ने का उसने ऐलान किया। अब वो 3 सीट तो MIM मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जीतने के चांसेस है। हैदराबाद से वैसी साहब की अपनी सीट निकल जाएगी। दूसरी तरफ किशनगंज की सीट इस मरतबा अख्तरुल साहब के जीतने की उम्मीद है, और औरंगाबाद से भी इम्तियाज़ जलील साहब इस मरतबा जीत सकते हैं। हालांकि प्रकाश अम्बेडकर का इस मरतबा उनको सपोर्ट नहीं है, तो ख़तरा है कि दलित का वोट नहीं मिलेगा। लेकिन दलितों के जो दूसरे दल हैं या दलितों के जो दूसरे रहनुमा हैं उनसे वहाँ अलायंस किया है MIM ने। इसके अलावा इम्तियाज़ जलील साहब ने सांसद रहते हुए दलितों के बीच भी हमेशा उन्होंने काम किया है, उनके दरमियान वो रहे, उनके लिए काम करते रहे। उनके साथ नजर आता है। हाँ, मराठा तबका, तो इस वजह से भी ये जो वोट कटेगा तो दूसरी तरफ से वोट उनके बीच में आ जाएगा, और वहाँ के लोग नहीं चाह रहे हैं कि BJP का सांसद बने या किसी और पार्टी का, तो इस वजह से इनकी जीत के चांसेस है। तो 3 सीट जीत जाएगी। उत्तर प्रदेश में MIM ने अच्छा किया कि उन्होंने पल्लवी पटेल से, अपना दल से एक अलायंस भी किया, और उन जगहों पर अपने उम्मीदवार को उन्होंने नहीं उतारा जहां से इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि इस वक्त लड़ाई विचारधारा की हो गई है। तो जो मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियां है उसका रहना भी ज़रूरी है जहां तक हो सके, और इस अंदाज में कि इंडिया अलायंस को नुकसान न पहुंचे, BJP को रोकना, दोनों जिम्मेदारी है। साहब का बयान भी आया है कि अगर BJP की सरकार दोबारा आती है तो वो संविधान बदल देंगे, इसलिए आप सिर्फ MIM को जिताने की कोशिश न करें बल्कि साथ साथ BJP को हराने के लिए पूरे मुल्क में वोट। बिल्कुल, एक उनका क्लियर मैसेज है कि आपको कहाँ MIM को वोट करना है, कहाँ नहीं करना है। तो सच्चाई है कि MIM सिर्फ 3 सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। उसके अलावा कुछ जगहों पर कार्यकर्ता की मजबूरी की वजह से या दबाव की वजह से उम्मीदवार को उतारना पड़ता है, पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए या बराए नाम, चूँकि उन जगहों पर अगर वैसे साहब रैली करने नहीं जा रहे हैं तो मतलब साफ है कि वो सीट जितना नहीं चाह रहे हैं, उन्होंने बस लोकल कैंडिडेट को खुश करने के लिए दे दिया है। वोटर को फैसला करना है कि आपको अपना वोट बर्बाद करना है, ज़ाया करना है, या जीतने वाले को वोट करना है। यूपी में एक अच्छी चीज़ ये भी रही कि अपना दल ने अलायंस किया उनके साथ, जो कि अपना दल समाजवादी पार्टी के अलायंस में लगातार रही है, एक सेकुलर ग्रुप में छोटी पार्टियों में इस्टेब्लिश मानी जाती है। तो अब तक था कि MIM को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था, लेकिन 2-3 चुनाव से देखा जा रहा है, कभी जो है ओम प्रकाश राजभर भी यूपी में अलायंस किए, बाद में चल के चंद्रशेखर रावत ने भी उनसे अलायंस किया, और फिर अब जो है बिहार में उसने कुशवाहा ने किया था, उपेंद्र कुशवाहा उनकी पार्टी ने। यकीनन एक अच्छी कोशिश है कि वो दूसरों के साथ अलायंस कर रहे हैं, और अच्छा क्या कि वैसी साहब ने बिहार में उम्मीदवार नहीं, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार नहीं उतारा, उनके दल से तो उतरे, या इनके भी 1-2 हो सकते हैं ऐसी जगहों पर जहां मुस्लिम उम्मीदवार को नुकसान नहीं पहुंचेगा, या इंडिया अलायंस को कई जगह मजबूरी हो जाती है। जैसे उनके कुछ जो उम्मीदवार थे या उनकी पार्टी के जो कुछ लीडर थे वह नाराज़ हुए, उन्होंने छोड़ भी दिया है MIM को, लेकिन वैसे साहब ने एक अच्छा फैसला किया उनका। इसी तरह बिहार में हम ये देख रहे हैं कि अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से लड़ रहे हैं बहुत मजबूती से। किशनगंज का चुनाव जब तक हुआ तब तक बिहार में और जगहों पर MIM का कोई प्रिपरेशन, कोई तैयारी जो है MIM की नज़र नहीं आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि शायद चुनाव ना लड़े। लेकिन किशनगंज कुछ सीट का चुनाव होने के फ़ौरन बाद करीब 9 सीटों पे MIM ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है पूरे बिहार के अंदर, जो बगैर प्रिपरेशन के कहीं ना कहीं उतारा गया। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, MIM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा था, तो उनके लोगों का कहना था कि लालू यादव साहब ने आखिरी दिन में एक वीडियो जारी करके किशनगंज के लिए जावेद साहब के लिए वोट की अपील की। इसका मतलब लालू साहब अख्तरुल ईमान को MP बनने नहीं देना चाहते हैं। तो उन लोगों का कहना है कि हमने यही फैसला किया था कि इंडिया अलायंस के ख़िलाफ़ हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, हम 1-2 सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे किशनगंज की। लेकिन जब लालू साहब ने हमें नुकसान पहुँचाने के लिए किया और आखिरी टाइम पर किया, तो अब हमने भी बदला लेने का फ़ैसला कर लिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हराने की, तो इसलिए उन्होंने हराया। लेकिन MIM ने कुछ जगहों पर अच्छे उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जो लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, पार्टी एस्टेब्लिश करने के लिए आपको उम्मीदवार उतारना चाहिए, लेकिन सोच समझ करके। अब जैसे मधुबनी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवार को उतार दिया है। अली अशरफ फातमी साहब मजबूत उम्मीदवार हैं RJD के, और उनका काम रहा है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं मुसलमानों को, मिथिलांचल के बहुत मजबूत लीडर है फातिमा साहब। हाँ, नहीं वही मैं कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत सारे काम भी उन्होंने किए एजुकेशनल फील्ड में, जो सारे लोग जानते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मुसलमानों के नेता हैं जिन्होंने काम नहीं किया, लेकिन अली अशरफ फातमी साहब का रिकॉर्ड ये रहा कि वो सेकुलर पार्टी में रहते हुए उन्होंने अच्छा काम किया। खासतौर पर 2004 में जब वो HRD मंत्रालय में थे मिनिस्टर, तो उन्होंने बिहार के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए काम किया। MU सेंटर की वजह
उन्हीं की देन है। खुद दरभंगा में मानो का सेंटर उन्होंने बनवाया और भी कई जगहों पर उन्होंने काम किया। वो घर में बैठने वाले एसी रूम के लीडर नहीं हैं, बोलते भी रहे हैं। और फातिमी रिपोर्ट जो उनकी है, और मानू हैदराबाद भी जब इस्टेब्लिश हुआ उसमें भी माना जाता है कि फातिमी साहब का बहुत बड़ा हाँ, तो किरदार एक अच्छा उनका किरदार रहा है। तो अब उस जैसे नेता के मुकाबले में उम्मीदवार उतार करके एमआईएम ने अच्छा नहीं किया, बल्कि वहाँ उनको सपोर्ट करना चाहिए था। अब के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें सिर्फ एमआईएम को नहीं जिताना बल्कि बीजेपी को हराना भी है। तो इसका साफ मकसद यही है कि इस जैसी सीट पर आपको उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए ये था कि बगल में दरभंगा लोकसभा है, वहाँ से एमआईएम लड़ेगी। वहाँ पे कलाम साहब एक जो एमआईएम के जिम्मेदार हैं उनका नाम भी चल रहा था कि वो कैंडिडेट होंगे। एमआईएम के बयानात में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दरभंगा का इशारा आ चुका था कि जैसे दरभंगा हम लड़ेंगे। वहाँ न लड़के बिल्कुल जो है फौरी तौर पे जो है इन्होंने मधुबनी के लिए ऐलान कर दिया। तो इससे ऐसा लग रहा है कि एमआईएम का मकसद वहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करने के बजाय कहीं ना कहीं फातिमी साहब को हराना है। हाँ, एक गलत मकसद है। मुझे लग रहा है कि एक बदला निकालना भी हो, क्योंकि आपको याद होगा अली अशरफ फातिमी साहब पहले आरजेडी में थे, है ना। पिछले सालों में उन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया, उनकी इंटरनल वजह थी। फिर जनता दल यूनाइटेड में आ गए। जनता दल यूनाइटेड में भी अच्छी उनकी बन नहीं रही थी। जनता दल यूनाइटेड ने या नीतीश कुमार ने उनसे वादा किया था राज्यसभा भेजने का, राज्यसभा उनको नहीं भेजा। तभी खबर आ रही थी कि अली अशरफ फातिमी साहब अलग हो सकते हैं। तो बीच में एमआईएम के लोगों ने उनसे रब्ता करने की कोशिश की और कहा कि आप मजलिस को ज्वाइन कर लीजिए, मजलिस के टिकट पर चुनाव लड़िए। कई लोगों ने मुलाकात की, सोशल मीडिया पर कुछ खबरें भी आई होंगी, है ना, और 2019 में भी। तो हो सकता है कि अली अशरफ फातिमी साहब चूँकि हमेशा से सेकुलर पार्टियों के साथ रहे हैं, इधर उधर नहीं रहे हैं, तो उनको लगा कि हमारी इमेज पर फ़र्क पड़ेगा। तो उन्होंने एमआईएम वालों को कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब उन्होंने दोबारा आरजेडी को ज्वाइन किया, आरजेडी ने उनको टिकट दिया है। तो हो सकता है कि ये भी गुस्सा हो एमआईएम को और इस वजह से एमआईएम ने ठाना हो कि हमको उनको हराना है या उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करना है। तो ये अच्छा फैसला एमआईएम का नहीं है। एमआईएम को विड्रॉ कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दरभंगा में लड़े वो, इसी वजह से आज दरभंगा के जिला सदर ने जो रिज़ाइन भी किया, यही कह करके, और भी कई लोगों ने रिज़ाइन किया। हाँ, एक अच्छा फैसला नहीं है और रिज़ाइन लोग कर रहे हैं। अररिया में भी कई लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुसलमानों का एतमाद जीतना बहुत ज़रूरी है। अब होता है क्या है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छी पार्टी है, मुसलमानों के राइट्स के लिए काम कर रही है, लेकिन कुछ काम एमआईएम के ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एमआईएम खुद मशकूक हो जाती है, लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। बिहार में एक और चर्चा जो है एक सीट का शिवहर का बहुत ज़्यादा है कि जब आरजेडी और कांग्रेस ने ऐसे लोगों को उतारा, जैसे मुजफ्फरपुर में निषाद को कांग्रेस ने उतारा, तो पहले भाजपा में था और एंटी मुस्लिम बयानात वो दिया करता था। उसी तरीके से झंझारपुर लोकसभा में वीआईपी ने उतारा, जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, ऐसे कैंडिडेट को जो भाजपा से आया हुआ है। और भी जगहों पे एक दो जगह ऐसे उम्मीदवार उतारे गए। तो सोशल मीडिया पर एमआईएम के लोगों ने भी और आम मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया। लेकिन खुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शिवहर से एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो पहले भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा, और 370 जब ख़त्म हुआ था तो उस वक्त उसने जो पोस्ट करके खुशियाँ मनाया था। उसका भाई भाजपा से मिले है, पूर्व मिनिस्टर है भाजपा जदयू सरकार में, उस शख्स को इस वक्त एमआईएम ने कैंडिडेट बनाया है। इसका एक बहुत निगेटिव मैसेज जो है मुसलमानों के बीच जा रहा है। बिल्कुल जाएगा और पड़ेगा, क्योंकि एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जिस पर मुसलमान भरोसा करते हैं, दलित भी भरोसा करते हैं, कुछ हिंदूज भी उनके साथ हैं। तो और इसी वजह से उन पर भरोसा किया जाता है कि आप कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा से अलग है, आपका वर्क ऑफ स्टाइल अलग है, इस वजह से लोग आपको वोट कर रहे हैं ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बीजेपी में रह चुका है, जिसकी जहनीत आरएसएस वाली है, उसको अगर आप वो टिकट देंगे तो यकीनी तौर पर आपकी बदनामी होगी, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। और ख़ासतौर पर 370 को का जो सपोर्टर रहा हो, जो जश्न मना, उसको कैसे टिकट दिया जा सकता है? फिर फ़र्क क्या रह जाएगा कांग्रेस में और या एमआईएम में? सारे एमआईएम के नेता, सोशल मीडिया पर सब लोग कांग्रेस की तनकीद कर रहे हैं कि उसने अजय निषाद जैसे शख्स को टिकट दिया मुजफ्फरपुर से, लेकिन आप खुद क्या नाम है उसका, रंजीत राणा, है ना, राणा जैसे शख्स को शिवहर से टिकट दे रहे हैं। हालांकि शिवहर में मुसलमानों का वोट भी अहम नहीं रहा है, सिर्फ एक मरतबा अनवारुल हक साहब वहाँ से जीते आरजेडी के टिकट पर, दोबारा कभी किसी मुसलमान को जीत नहीं मिल सकी। पिछले दिनों फैसल अली को आरजेडी ने टिकट दिया था, वो भी वो सीट नहीं निकाल पाए थे क्योंकि मुसलमानों का वोट वहाँ बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि जिस उम्मीदवार को इन्होंने टिकट दिया है सही नहीं है, उम्मीदवार बदल देना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा था। तभी तो आपके और कांग्रेस के दरमियान एक इम्तियाज़ रहेगा, वरना कोई फ़र्क नहीं रह जाता। और जो 370 वाला मामला है ना, बड़ा अजीब है। मुझे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस माफ़ कीजिएगा एमआईएम की जो लीडरशिप है ना बिहार की, वो असद साहब को एतमाद में लिए बगैर अपना फ़ैसला कर रही है। क्योंकि अब देखिए असद साहब की जो पार्टी है, यूपी में भी उनका एक तरह से अच्छा खासा केडर है, कर्नाटक में है, गुजरात में है, दिल्ली में है, सब जगह है, लेकिन कहीं भी एमआईएम ने इस तरह कैंडिडेट को नहीं उतारा है। महाराष्ट्र तक में नहीं उतारा है।
हालांकि हैदराबाद के बाद अगर पहली मरतबा एमआईएम को कहीं जीत मिली है तो वो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया है इंडिया अलायंस ने। तो वहाँ ज़्यादा ज़रूरी था जगह जगह मुसलमानों को उम्मीदवार बनाना, लेकिन उन सब जगहों पर ऐसा नहीं हो रहा। बिहार में ऐसा हो रहा है और अख्तर साहब का चुनाव हो जाने के बाद ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो बिहार की लीडरशिप एमआईएम की, या जिन लोगों के हाथों में बिहार की क़यादत है, वो लोग अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर रहे हैं, वैसे साहब को ज़मीनी हालात से आगाह नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एमआईएम को लेकर एक और सवाल है। जैसे आपने अजमल साहब के बारे में बताया, उनकी पार्टी बिल्कुल नई पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद आसाम में 3 सीट ऐसा है जो मुकम्मल स्ट्रॉन्ग है वो, और लगातार जो वो जीतते आ रहे हैं। एमआईएम बिहार में हम देखते हैं एक पुरानी पार्टी है और बिहार में 2014-13 के बाद से वो मुस्तकिल एक्टिव है, लेकिन इसके बावजूद एमआईएम उससे इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। अभी भी जब किशनगंज का चुनाव लड़ रहा था, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मास्टर मुजाहिद जिस तरीके से ज़मीन पर एक्टिव रहते, लोगों के बीच में रहते, वो एमआईएम में वो चीज़ नहीं दिखती। जबकि बेहतरीन लीडर अख्तरुल साहब बहुत अच्छे लीडर है, बेहतरीन बोलने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल और अच्छी आइडियोलॉजी के स्ट्रॉन्ग लीडर जो मिले हुए एमआईएम को, फिर भी बिहार में स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही। क्या वजह ये कि ग्रास रूट से एमआईएम दूर रहती है, यही इसका रीज़न है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, एमआईएम को बिहार में आए हुए कितना दिन हुए, मान लीजिए अब 10 साल हो जाएंगे, तो 2015 में लोग आए हैं वहाँ, 2019 और 20 में लोगों ने वहाँ चुनाव लड़ा। तो 19 के चुनाव में अख्तर साहब हार गए, लेकिन 3 लाख उन्होंने वोट हासिल कर लिया। तो एक नई पार्टी, और इल्ज़ाम लग रहा है हैदराबाद से आए हुए लोग हैं, वहाँ उनका कुछ भी नहीं था। और 2019 का जो चुनाव था बहुत अहम था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, एजेंडा था कि बीजेपी को हराना है। और आप जानते हैं कि मुसलमान हमेशा बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, किसी को जिताने के लिए नहीं। तो मुसलमानों ने इस माहौल में भी 3 लाख वोट अगर अख्तरुल को दे दिया तो उनकी बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद अगला चुनाव होता है 20 का, तो 5 सीटों पर इनको जीत मिल जाती, तो बड़ी कामयाबी थी। अभी अलग बात है कि वो 5 में से 4 नहीं रहे, उधर चले गए। तो छोटी पार्टियों के साथ ये होता है, जहाँ कहीं भी नई पार्टी बनती है, छोटी पार्टी बनती है, या जिस पार्टी के बारे में रहता है कि ये पार्टी सरकार में नहीं आएगी, तो उस पार्टी के नुमाइंदे इधर से उधर हो जाते हैं। क्योंकि सियासत में बहुत कम लोग होते हैं जो नज़रिया की बुनियाद पर सियासत करते हैं या उनका एक एजेंडा होता है। ज़्यादातर लोग कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए। तो इनके जो 3-4 लोग थे वो आरजेडी के आए हुए लोग थे, उनको ओहदा चाहिए, इक़्तिदार चाहिए, उनको उधर से लालच मिली तो इधर से वो उधर चले गए। इसके बावजूद अख्तरुल ग्राउंड पर रहे, उन्होंने लगातार बिहार की सदन में मुद्दों को उठाया है, काम भी कराया है, और लोगों के बीच वो रहे, लोग जानते हैं उनको कि रहे। अब चूँकि दोनों तरह के लोग हैं, जो कांग्रेसी लोग हैं तो उनके खिलाफ बोलेंगे, जो उनके चाहने वाले हैं जिनके बीच वो गए तो वो कह रहे हैं कि वो हैं। इसी वजह से इस मरतबा वो मुकाबले में है। तो कम वक्त में एमआईएम ने बिहार में एक अच्छी अपनी पकड़ बना ली है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि सवाल एक तो उनके पास लीडर भी स्ट्रॉन्ग है, नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है, मास सपोर्ट है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि स्ट्रक्चर उनके पास एक मजबूत नहीं है। ग्रास रूट पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन इशूज़ को लेकर के उनका नहीं नज़र आता है, वो कहीं ना कहीं उनको कमज़ोर करता है। असल ग्रास रूट पे होता है क्या कि गांव और पंचायत की सतह पर ना जिसकी सरकार होती है, जो पार्टी अपोजिशन में होती है, उसका असर रसूख होता है। मतलब ज़मीनी सतह पर, पंचायत की सतह पर लीडर कौन होते हैं? मुखिया, सरपंच, ये लोग हैं ना। और किसी भी स्टेट में जाएंगे तो जो मुखिया सरपंच होते हैं ना, ज़्यादातर उस पार्टी का हिस्सा बनकर रहते हैं जिस पार्टी की हुकूमत होती है। कुछ से फ़ंड लेना है या उससे राब्ते हैं, प्रशासन का मामला होता है, तो इस वजह से ये लोग इस तरह की पार्टियों का हिस्सा बनते हैं। तो ये ज़रा सा नुकसान होता है किसी भी नई पार्टी का, और वो भी कि जो ना पोजीशन में रह पाएगी ना हुकूमत में रह पाएगी, जिसको अलग तरह से रखा जाता है। तो ये मजबूरियाँ होती हैं इन सब पार्टियों की। अगर हम बात करें मुस्लिम पार्टियों की, तो एमआईएम के बाद सबसे ज़्यादा चर्चित पार्टियों में एसडीपीआई आती है। एसडीपीआई को केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में लोकल बॉडी में बहुत बेहतरीन जो है क्या कहते हैं हिमायत मिला, बड़ी तादाद में इनके लोग जीतते रहे हैं। ये जब केरला में देखा जाता है एलडीएफ अलायंस, यूडीएफ अलायंस होता है, इसका वजूद अकेले चुनाव लड़ करके ये तीसरे नंबर पर बेहतरीन सीटें लाते हैं। लेकिन अब तक असेंबली इलेक्शंस में और लोकसभा चुनाव में इनको जो है सीटें नहीं मिल पाई। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या वो चुनाव लड़ रही हैं? क्या उनके कुछ अलायंसेस हुए हैं? देखिए, एसडीपीआई मुस्लिम पार्टियों में एक अच्छी पार्टी है, उनका जो वर्क ऑफ स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है, और मुस्तकबिल है एसडीपीआई का, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का। लोकसभा का चुनाव भी लड़ रही है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि असेंबली में अभी तक एक सीट नहीं आई है, लोकसभा में एक सीट नहीं आई है। तो मुझे लगता है उसकी बुनियादी वजह क्या है कि अभी तक एसडीपीआई ने किसी इलाके को अपना ख़ास गढ़ नहीं बनाया है। एसडीपीआई की नज़र पूरे हिंदुस्तान पर है। जो भी मुसलमानों की पार्टी है तो वो एक एरिया तक महदूद है, उससे बाहर नहीं है। मुस्लिम लीग है तो वो केरला में है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहाँ तक वो है, दूसरी जगह नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है तो हैदराबाद उसका गढ़ है, या इधर उधर वो गई है तो वहीं गई है
जहां मुसलमानों का गढ़ है, जहां मुसलमानों का वोट 60-70% से बिहार में सीमांचल ज़्यादा का है। एरिया जैसे और सीमांचल का एरिया है ना, उसको एक उत्तर गढ़, प्रदेश का एरिया हो गया, उत्तर प्रदेश में उन्होंने थोड़ा सा संभल वगैरह में काम किया तो उसको एक गढ़ बनाया है, उसके अलावा और जगह नहीं है। या ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एक एस्टेब्लिश पार्टी है, तो आसाम को उसने टारगेट किया और वहाँ जहाँ मुसलमान मेजोरिटी में है। एसडीपीआई ने अभी तक इस तरह का कोई इलाका टारगेट नहीं किया है और मुझे लगता है उसकी वजह यह है कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ हैं वहाँ पहले से कोई ना कोई रीजनल पार्टी मौजूद है। अब कुछ इलाके हैं जहाँ ज़रूरत है पार्टी की, जैसे बंगाल में मुर्शिदाबाद का इलाका है या मालदा का एरिया है ना, 24 परगना, इन सब एरियाज़ में मुसलमानों का वोट अच्छा खासा है, मेजोरिटी में। बंगाल में शायद 3 सीट पे एसडीपीआई लड़ रही है, हाँ, मुर्शिदाबाद का भी सीट है, लेकिन हाँ, तो इन सब जगहों पर कोई पार्टी जगह बना सकती है। लेकिन एसडीपीआई के साथ फ़िलहाल प्रॉब्लम क्या है कि एसडीपीआई पर एक टैग लग गया कि ये केरला की पार्टी है। दूसरे, इस तरह की सीट को उसने मखसूस नहीं किया। तीसरी जो बड़ी कमी अभी एसडीपीआई के साथ है तो कोई चेहरा उनके साथ बड़ा नहीं है, क्योंकि इंडिया है और इंडिया में जमहूरियत और डेमोक्रेसी के साथ चेहरे का बड़ा किरदार होता है कि कोई बड़ा चेहरा है तो उसके नाम पर लोग इकट्ठा होते हैं, उसको लीडर्स मानते हैं। एक मिजाज है इंडिया का। बीजेपी इतने दिनों से स्ट्रगल करती रही, आरएसएस कोशिश करती रही, उसके बावजूद जब कामयाबी नहीं मिली तो मोदी के एक फेस उनको लाना पड़ा, है ना। और हर पार्टी का ये हाल है। मुस्लिम लीग भी चेहरे पर थी, अब मुस्लिम लीग किसी तरह चेहरा के बगैर, हालांकि अभी भी वहाँ एक चेहरा है बशीर साहब का, उससे पहले बनात वाला साहब थे। एमआईएम तो चेहरे की बुनियाद पर है, यूडीएफ अपने एक चेहरे की बुनियाद पर है। तो एसडीपीआई के पास फ़िलहाल कोई चेहरा नहीं है। एसडीपीआई की कोशिश अच्छी है कि उसके पास केडर है, वो किसी दूसरे शख्स को टिकट नहीं देती जो किसी पार्टी से आ जाए, बल्कि अपने केडर को टिकट देती है, एक अच्छी खूबी है। लेकिन एसडीपीआई जिस तरह काम कर रही है, अंदाज़ अच्छा है, काम अच्छा है, फ्यूचर इसी में है, लेकिन इसके लिए लंबा वक्त चाहिए। इस तरह के काम काज के अंदाज में जल्दी रिजल्ट नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबा समय लगा, लंबा अरसा 1925 में बनी, लेकिन जनसंघ को सीट जीतने में 80 की दिहाई जो है पार करना पड़ा, तब जाकर 2 सीटें जो है तो हासिल हुई। बिल्कुल। तो एसडीपीआई क्या करी, केडर बना रही है, मुसलमानों में पॉलिटिकल अवेयरनेस ला रही है। 5 ही लोग उसके साथ हैं, लेकिन आइडियोलॉजी के साथ हैं, एक फ़िक्र के साथ है कि हम क्यों सियासत में आए हैं। तो ऐसी पार्टियों को मजबूत होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि लोग रिज़ल्ट जल्दी चाहते हैं। लेकिन एसडीपीआई का रिजल्ट ताख़िर से आएगा, लेकिन आएगा और कामयाबी मिलेगी, मुझे लगता है। इस चुनाव में क्या उनका किसी बड़ी पार्टी से कोई अलायंस वगैरह? मैंने वो तमिलनाडु की जो पार्टी है AIMDMK, उनके साथ अलायंस है। एक सीट पर उनके नुमाइंदे चुनाव भी लड़ रहे हैं, हालांकि सिंबल उन्हीं का है। एक तरह से खामोशी के साथ कहा गया कि सिंबल हमारा ही होगा, नुमाइंदे आपके होंगे और आपकी जीत मिलेगी। तो लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एसडीपीआई का भी खाता खुल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, खबर ये आ रही है कि केरला और कर्नाटका, क्योंकि एसडीपीआई के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट माना जाता है साउथ का, ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। लेकिन केरला और कर्नाटका में एसडीपीआई चुनाव नहीं लड़ रही है। केरला में उन्होंने कांग्रेस अलायंस को सपोर्ट करने का ऐलान किया है और मीडिया में ऐसी बातें आ रही है कि वहाँ केरला और कर्नाटका में कांग्रेस से एसडीपीआई का अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस एसडीपीआई से अलायंस करेगी, उनको सीटें देगी। क्या इस तरह की चीज़ें मीडिया में चल रही है, ये सही हो सकती है? हो सकता है, क्योंकि कर्नाटका में जो सीट है मैसूर विधानसभा की, जहां से तनवीर सेठ कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं, जीतते भी है, तो उस सीट पर एसडीपीआई बहुत मजबूत हो चुकी है और पिछले 2 चुनाव में बहुत ज़बरदस्त टक्कर दिया उन्होंने कांग्रेस को। और आखिर टाइम पे एसडीपीआई वालों ने थोड़ा सा हाथ खींच लिया, नरमी से हाथ रखा, तो कांग्रेस की जीत हो गई, वरना कांग्रेस वाले नहीं जीत पाते। तो एसडीपीआई ने उन सीटों पर यह साबित कर दिया है, और ख़ासतौर पर कर्नाटका में 2 सीट पर एटलीस्ट, कि वो चुनाव जीत सकते हैं। अगर नहीं जीतेंगे तो कांग्रेस को हरा देंगे। तो हो सकता है कि उनका जो वोट परसेंटेज है उसको सीरियस लिया हो कांग्रेस ने, लेकिन कर्नाटका में कई ये बात तो तय है। हाँ, लेकिन ये बात भी यकीनी है कि कांग्रेस अपने साथ अलायंस में उनको शामिल नहीं रखेगी, न करेगी कांग्रेस उनके साथ अलायंस। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कांग्रेस वहाँ पर मजबूत उम्मीदवार ना उतारे, एक तरह से कैंपेनिंग ना करे कांग्रेस के बड़े लीडर। एक होता है किसी को सपोर्ट करने का कि कमज़ोर कैंडिडेट दे देना या वो करना, तो हो सकता है करे, या हो सकता है कांग्रेस धोखाबाजी बहुत करती है, मतलब अभी उसको ज़रूरत पड़ रही है तो आपसे मदद ले लेगी, अगले मरतबा फिर आपके ख़िलाफ़ वो मजबूती से चुनाव ले लेगी और आप धोखे में रह जाएंगे। तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स का एक अंदाज़ भी है।
और कांग्रेस का क्या होता है कि जहाँ लोकल पार्टी है, कांग्रेस की लोकल यूनिट है, तो लोकल यूनिट का ज़्यादा चलता है, सेंटर यूनिट का नहीं चलता। ये शायद पिछले विधानसभा में हुआ भी कि 3 सीट पर एसडीपीआई लड़ रही थी, बाकी पर कांग्रेस को समर्थन दे रही थी, और ये खबर थी कि 3 सीट पर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स नहीं जाएंगे। आखिर तक गए भी नहीं, लेकिन इलेक्शन से 2 दिन पहले इमरान प्रतापगढ़ी को भेज दिया गया। वो रेगुलर वहाँ पर एक्टिव रह करके उन्होंने कैंपेन किया और वो सीट भाजपा कांग्रेस एसडीपीआई हार गई और जो कांग्रेस चाहती थी वो कामयाबी उनको। बिल्कुल वही क्या होता है कि चुनाव से 1-2 दिन पहले एक माहौल बना दिया जाता है कि आप एसडीपीआई को, यूडीएफ को, एमआईएम को वोट करेंगे तो वोट तकसीम हो जाएगा, कांग्रेस की सरकार बन रही है, ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जाता है। और मुसलमान को इतना डराया गया ना बीजेपी के नाम पर कि मुसलमान ज़रा सा रिस्क नहीं लेना चाहता। मुसलमान ये नहीं सोचता कि अगर इन पार्टियों से भी अगर किसी की जीत होगी तो वो पार्टी सेकुलरिज्म विचारधारा वालों के साथ ही होगी, बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है, और इसमें हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि आप इस बात को इस तरह समझिए, और आप सब लोगों को समझना चाहिए कि अगर कांग्रेस से आपका कोई एमएलए जीत कर जाता है और वो सरकार का हिस्सा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ मामला होता है, तो कांग्रेस का विधायक वहाँ पर नहीं बोल पाता है। अगर बोलेगा और पार्टी नहीं चाहती तो उसको पार्टी से हटा दिया जाएगा, मजबूर महज हो जाता है, और वो सरकार पर दबाव नहीं बना पाएगा कि इंसाफ किया जाए। अगर सरकार नहीं चाहती है और मांग करेगा, पार्टी उसको बाहर निकाल देगी कि आपने पार्टी टाइमलाइन के ख़िलाफ़ काम किया है। लेकिन अगर एक अलग पार्टी है और कांग्रेस ने उसके साथ मिलकर के सरकार बनाया है, तो अगर एक विधायक भी है उसका, तो दबाव बनाएगा, प्रेशर बनाएगा कि आपको ये काम करना है, और सरकार वहाँ पर करेगी। नहीं करेगी तो सरकार को डर रहेगा कि हमारी सरकार गिर जाएगी। लेकिन अगर पार्टी का एमएलए है तो वो बगावत भी करेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, मेंबरशिप चली जाएगी, सरकार पर कोई ख़तरा नहीं होगा, दोबारा से ज़मीनी चुनाव होगा वहाँ। तो ये बुनियादी फ़र्क है, इसको समझने की ज़रूरत है। और इस आइडियोलॉजी के साथ अगर सोचा जाए, वोट किया जाए, तो मुझे लगता है कि मुसलमानों का भला होगा। लेकिन ये अवेयरनेस अभी तक नहीं आया है, और बात वही है कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह धोखाधड़ी होती है। एआईयूडीएफ, मुस्लिम लीग और एसडीपीआई के ऊपर हमने बात किया, एमआईएम के ऊपर बात किया। एसडीपीआई तमिलनाडु में एक अलायंस है, उसके अलावा वो बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वगैरह में भी लड़ रहे हैं। उनके कैंडिडेट्स उतरे हुए हैं, असेंबली इलेक्शन भी वो आंध्र प्रदेश में लड़ रहे हैं। इसके अलावा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि कहीं ना कहीं जमात इस्लामी से एसोसिएट है, वो भी एक पार्टी है। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में उनके नेशनल प्रेसिडेंट कासिम रसूल इलियास साहब, जो बड़े मुस्लिम लीडर्स में आते हैं, वो चुनाव लड़ते रहे। इस मरतबा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है? वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जो सदर हैं कासिम रसूल इलियास साहब 2 मरतबा चुनाव लड़ चुके हैं। क्या नाम है? जंगीपुरा सीट से। लेकिन अब इस मरतबा चुनाव नहीं लड़ रहे, पता नहीं क्यों। पिछली मरतबा अच्छा खासा वो वोट ले आए थे, लेकिन इस मरतबा नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। अब नहीं लड़ने की वजह तो वही बता सकते हैं। मुझे लगता है कि उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि चुनाव जीतना मुश्किल है। एक बात और है सैफ साहब कि पार्टी कोई भी हो, कैंडिडेट मकामी होता है तभी लोगों की दिलचस्पी होती है। मकामी कैंडिडेट ना होने की वजह से लोग उसको वोट नहीं करते, हाँ कोई भी चला जाए। मिली रहनुमा होना अलग है, लेकिन सियासी रहनुमा अलग है। तो बड़े से बड़े जो हमारे रहनुमा हैं, हाँ वो भी आसाम गए थे, अमरोहा गए थे, चुनाव नहीं जीत सके। तो मिली रहनुमा को सियासी रहनुमा के तौर पर लोग तस्लीम नहीं करती है। कासिम रसूल इलियास साहब मिली रहनुमा भी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के स्पोक पर्सन है, सियासी रहनुमा है, जमात इस्लामी की शूरा के रुकन है। तो इस वजह से भी शायद हो सकता है कि वहाँ के लोग उन पर भरोसा ना कर रहे हैं। दूसरे के बंगाली नहीं है, और बंगाली में बहुत ज़्यादा वो मामला होता है कि बंगाली ही हो, कोई दूसरे स्टेट का जा कर के चुनाव लड़े। तो जी, पार्टी जब आपने बनाया है तो उसको इस्टेब्लिश करना होता है। जिस तरीके से एमआईएम स्ट्रगल करती नजर आती है, एसडीपीआई स्ट्रगल करती नजर आती है अपने अपने अंदाज में, जो भी उनका अंदाज है। वेलफेयर पार्टी जो है चुनाव में भी हमें अक्सर जो है नज़र नहीं आती चुनाव लड़ते हुए। बहुत कम उनको देखा गया चुनाव लड़ते हुए, केरला के अंदर देखा गया, और बंगाल में लोकसभा लड़ते थे, वो भी इस बार नहीं लड़ रहे हैं। तो फिर पार्टी इस्टेब्लिश कैसे होगी? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जमात इस्लामी ने वो पार्टी बनाया क्यों है, मकसद क्या है। पार्टी का कोई अहम किरदार भी नज़र नहीं आता। मौका ब मौका कभी वो सिंपोजियम कर लेते हैं या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, प्रेस रिलीज़ उनकी तरफ से आती है उर्दू में लगातार। इसके अलावा कोई दूसरी एक्टिविटी, एक तहरीक चलाना, वो प्रोटेस्ट वगैरह करना, हाँ, करना। और वो वही ज़्यादातर एक्टिविटी करते हैं जहाँ पहले से एक पार्टी मौजूद है। जैसे केरला में कई सारी मुस्लिम पार्टियाँ पहले से एक्टिव है, मजबूत है, तो वहीं जाकर अपनी रैलियाँ करते हैं, लेकिन उसके अलावा जगहों पर नहीं करते। तो जमात इस्लामी के लीडर से ज़्यादा ये सवाल अहम होगा, इंटरव्यू का अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर पूछूंगा कि आपने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई क्यों, मकसद क्या है। आप खुल करके नहीं आ रहे हैं, कहीं से उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कभी चुनाव लड़ते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। तो एक वाज़ेह मकसद होना चाहिए। और अगर आप सियासत में हैं तो पूरे तौर पर सियासत में आइए,
है ना, इस तरह से मतलब वो मुझे भी ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कि मकसद क्या है, क्यों वो सियासत कर रहे हैं। इसके अलावा एक इंडियन नेशनल लीग INL एक पार्टी है जो कि मुस्लिम लीग से टूट करके बना। जब देखा गया कि मुस्लिम लीग बहुत एग्रेसिव नहीं होती है मुस्लिम इशूज़ को लेकर, तो बहुत सारे लोग जो नाराज़ थे उन्होंने अलग रास्ता अख्तियार किया और INL का फाउंडेशन हुआ। INL इस वक्त केरला में लेफ्ट गवर्नमेंट का हिस्सा है, वहाँ पर उनके एक मिनिस्टर भी है, लेफ्ट अलायंस का हिस्सा है वो। बंगाल में भी वो लेफ्ट अलायंस का हिस्सा है, वहाँ उनके कैंडिडेट नहीं है लेकिन वो लेफ्ट अलायंस का हिस्सा है। तमिलनाडु में AIDMK अलायंस में वो है, वहाँ पर वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है। ये पार्टी भी इस वक्त चुनाव लड़ रही है कई जगहों पर, जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर लोकसभा से वो चुनाव लड़ रही है, महाराष्ट्र में 2-3 सीट पे उन्होंने फाइट किया है। क्या लगता है कि वो कुछ रिजल्ट दे पाएगी या फिर पार्टी इस्टेब्लिश करने की कोशिश है? मेरे ख्याल में चूँकि नई नई पार्टी है, मुस्लिम लीग के आए हुए लोग हैं, केरला में इनके MLA भी है, तो ये जो कोशिश है पार्टी को इस्टेब्लिश करने की, क्योंकि आपके पास कार्यकर्ता है, वर्कर हैं, तो थोड़ा सा उनको काम देना भी चाहिए। तो इसीलिए कुछ जगहों पर इन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं वो लगे रहें। इन सब की वजह से कोई नुकसान भी नहीं होता है इंडिया अलायंस को, लोगों को पता है कि किसको वोट करना है और पार्टी का भी कहीं ना कहीं कामकाज नज़र आ जाता है, पार्टी भी इस्टेब्लिश हो जाती है। कोशिश है करने की, अगर कुछ अच्छा किया तो हो सकता है कि बड़े अलायंस में इनको जगह भी मिल जाए। लेकिन इनके साथ भी वही मसला है कि इनके मिनिस्टर भी हैं, इनके पास पैसे रिसोर्सेज हैं, इनके पास कुछ फेस भी हैं, प्रोफेसर सलमान शेर साहब है, लेकिन एन चुनाव के वक्त जैसे मुजफ्फरपुर में इन्होंने कैंडिडेट उतारा। इससे पहले कोई चर्चा बिहार में नहीं था, कोई कमेटी, कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी, महाराष्ट्र में कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी। ये कमी क्यों है? इनके अंदर भी ये कमी नज़र ये पार्टी क्या है, देखिए पार्टी अभी कहीं ढंग से इस्टेब्लिश नहीं है, थोड़ा बहुत है तो केरला में ही है और केरला में इनकी जीत भी हुई, बकिया स्टेट में नहीं है। जहाँ है तो मुस्लिम लीग से टूटकर आए हुए लोग हैं, क्योंकि INL जो है वो मुस्लिम लीग का ही वर्जन है। सुलेमान साहब ने क्या किया कि बाबरी मस्जिद की शहादत के मौका पर जब उनके लोगों ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी को तोड़ने के बजाय अपनी एक अलग पार्टी बना ली, इस्तीफ़ा दे दिया। एक अच्छा काम किया था। तब इनके साथ जो लोग हैं मुस्लिम लीग के आए हुए लोग हैं। मुस्लिम लीग शुरू में केरला के अलावा मुख्तलिफ स्टेट में मजबूत थी, जैसे बंगाल में, महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में, है ना। अब मुस्लिम लीग सिर्फ केरला तक महदूद हो गई, दूसरी जगह मुस्लिम लीग का जो एक्सेप्टेंस है बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इस वजह से दूसरी जगहों पर INL भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उनके जो लीडर्स हैं वो इधर ज़्यादा कुछ कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना उन्होंने अपने आप को केरला तक महदूद कर दिया। IUML का अल्टरनेटिव वो बनना चाह रहे हैं लेकिन सिर्फ केरला तक महदूद हो गए। हाँ, केरला कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, चूँकि आप एक्टिविटी करेंगे तब तो लोग जुड़ेंगे, जानेंगे पार्टी को, तो ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ जगहों पर ताल्लुकात की बुनियाद पर है, तो एक अच्छी कोशिश है। ठीक, उम्मीदवार उन्होंने उतारे, उनको भी पता है कि हम एक क्या बोलते खाना पूरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हमेशा मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए जो है एक तरीके से देखा गया है कि एक जगह रही है, वहाँ पर हमेशा बातें होती रही मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर। मुस्लिम लीग पहले बहुत मजबूत रही, उसका मुस्लिम मजलिस का एक दौर आया, फरीदी साहब के ज़रिए से वहाँ पर बहुत मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप पर चर्चा हुआ। बाद के दौर में हमने देखा परचम पार्टी बनी, वो भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। लेकिन पीस पार्टी डॉक्टर अयूब साहब ने बनाया, 2012 के इलेक्शन में उन्होंने 5 सीटें जीती उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 MLAs उनके जीते। तो ये देखा गया कि यूपी में एक मुस्लिम पार्टी जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुकी है। फिर बाद के दौर में देखा गया है कि 2016 के असेंबली इलेक्शन में, 22 के इलेक्शन में इनकी सीटें नहीं निकल पाई, जबकि इनके अलायंसेस भी हुए कई सारी छोटी पार्टियों से। MIM से भी 22 के चुनाव में हुआ। इस वक्त लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा चर्चा नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है कि यूपी में कुछ वोट इनको मिल पाएगा, कुछ वोट परसेंटेज इनका बढ़ पाएगा? नहीं, पीस पार्टी की अच्छी कोशिश थी यूपी में और 2012 में इनको 4 सीटों पर जीत मिली। अच्छा, 5 सीटों पर है ना, एक बड़ी कामयाबी थी और ज़्यादातर सीटें ईस्ट यूपी की थी। इधर वेस्ट में इनको कामयाबी नहीं मिली थी। हाँ, मुसलमानों का जो घर है यूपी में ज़्यादातर वेस्ट यूपी का है। तो 2012 में अच्छी कोशिश थी, लेकिन मेरे ख्याल में इनके जो नुमाइंदे थे, लोग जीत कर गए थे असम्बली में, तो उस दौरान इन लोगों ने कुछ ऐसा किया नहीं जिसकी वजह से कि इनकी एक अच्छी इमेज बनी, मुसलमानों की पार्टी हो। जब 4-5 सीटों पर आपको जीत मिल जाती है तो आपके पास एक अच्छा मौका होता है अपने आप को इस्टेब्लिश करने का, लोगों के बीच साबित करने का, हम आपके रहनुमा हैं, आपके मुद्दों को हम उठा रहे हैं। इस तरह कुछ एक्टिविटी नज़र नहीं आई ना, ये लोग कुछ कर सके। सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका था, मीडिया के ज़रिए भी इन लोगों ने अपनी बात पहुँचाने की कोशिश नहीं की। ये वजह है कि 2017 को जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें इनको दोबारा एक भी सीट पर जीत नहीं मिल सकी। 2017 के चुनाव में बीजेपी ज़्यादा मजबूत भी हो गई थी, तो लड़ाई सीधे समाजवादी और वर्सेस बीजेपी हो गई थी। और 2022 का जो भी विधानसभा का चुनाव हुआ तो इसमें समाजवादी पार्टी ने इनको उम्मीद दिलाई पूरी
कि हम आपको अलायंस में शामिल करेंगे, बाइपोल में अलायंस भी किया, उनसे हाँ, सपोर्ट लिया, आपको अखिलेश साथ यादव साथ में रखेंगे, जो है लगातार कैंपेन्स मीटिंग करते हो रही रहे। थी, सब कुछ था कैंपेन साथ में उन्होंने किया, कैंपेन सब बाई कुछ। इलेक्शन तो इनको ये उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ अलायंस करेगी, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरी टाइम पे समाजवादी पार्टी ने इनके साथ अलायंस करने से इनकार कर दिया, एक तरह से धोखा दिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई। लोकसभा के चुनाव में कुछ जगहों पर उसने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कोशिश ये है कि वर्कर हमारे साथ रहे, टूट कर ना जाए। जिधर ये जीत सकते थे या मजबूती लगा सकते थे, जहाँ मुसलमान का वोट मेजोरिटी में है, उधर तो इन्होंने किया नहीं है। मतलब जो वेस्ट यूपी का एरिया है, तो ईस्ट यूपी में है जो थोड़ा बहुत मुसलमानों का वोट है, हो सकता है कि वो, हाँ, पूर्वांचल के एरिया में। लेकिन इसका असर इनको या इसका फ़ायदा इनको विधानसभा के 2027 के चुनाव में मिल सकता है। यूपी में एक जगह है पर ये लड़ रहे हैं इस वक्त। हाँ, यूपी में जगह है, और वेस्ट यूपी में अगर पीस पार्टी कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है तो हो सकता है कुछ सीटों पर इनको जीत मिल जाए। लेकिन वेस्ट यूपी में अभी तक इन्होंने अपना गढ़ बनाया नहीं है। इनके पास भी डॉक्टर अयूब साहब के अलावा कोई दूसरा मजबूत चेहरा नहीं है। शादाब चौहान साहब स्पोक पर्सन के तौर पर अच्छी नुमाइंदगी करते हैं, पीस पार्टी का एक तरह से तारुफ करा है उन्होंने। तो ये कुछ लोग हैं, कुछ और लोग अगर जुड़ते हैं, और ख़ासतौर पर वेस्ट यूपी के कुछ अच्छे चेहरे जुड़ जाते हैं अगर पार्टी में, तो हो सकता है पार्टी थोड़ी सी मजबूत हो और लोगों की तवज्जो हासिल कर सके। एक और वजह हो सकती है कि ये पसमानदा मुसलमानों की बात किया करते थे कहीं ना कहीं डॉक्टर अयूब साहब, और ये कहा जाता था कि इनकी जो तरजीह है वो पसमानदा मुसलमान है। जो यूपी में अशराफ और पसमानदा की जो है कहीं ना कहीं का इख्लाफ पाया जाता है। तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद मुसलमानों में ये चीज़ें कम हुई है। जातिवाद हो या दूसरे इख्तलाफात हो, मसलकी इख्तलाफात हो, वो सब ख़त्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसका भी असर उनके ऊपर पड़ा। नहीं, बिल्कुल। इस नाम पर तो सियासत करने वालों का बाइकआउट करना चाहिए। पसमानदा मुसलमान या अशराफ फरजाल, ये तो आरएसएस का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है, क्योंकि उनके यहाँ इंसानों को तकसीम किया गया है। इस्लाम का मकसद ही उस तकसीम को ख़त्म करना है, मसावात, इंसाफ, आज़ादी का दर्स देना है। इस्लाम में सारे बराबर है। अब अगर कोई मुसलमानों को बांटता है, इस नाम पर सियासत करता है, तो वो इस्लाम और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, और ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए। लेकिन शायद पहले इन्होंने किया हो, आइंदा हालिया दिनों में तो इस तरह, हाँ वही, बिल्कुल शुरू में इन्होंने किया हो और अच्छा हुआ उन्होंने छोड़ दिया है। अगर इस तरह करेंगे तो फिर उनका ही अपना नुकसान है। एक और पार्टी है इंडियन सेकुलर फ्रंट, ये बंगाल की पार्टी है, बिल्कुल नई पार्टी है। लास्ट जब असेंबली इलेक्शन हुआ उस वक्त पीरज़ादा को जब जगह नहीं दिया, टीएमसी ने स्पेस नहीं दिया मुसलमानों को, मुस्लिम लीडर्स को जो है वो इग्नोर कर रहे थे, तो ये पार्टी बनकर सामने आई। वहाँ कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस में ये हिस्सा बनी, और पूरे अलायंस से सिर्फ एक सीट जीता, वो भी आईएसएफ ने जीता। नौशाद सिद्दीकी जो इसके फाउंडर में से हैं, फाउंडर के भाई नौशाद सिद्दीकी साहब, इन्होंने सीट जीता पूरे अलायंस से। कांग्रेस की कोई सीट नहीं निकली, लेफ्ट की कोई सीट नहीं निकली, आईएसएफ की सीट निकली थी। इस पार्टी का बंगाल में क्या फ्यूचर देख रहे हैं? बंगाल में ज़्यादा फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि लीडर में जो काबिलियत होनी चाहिए, जो डायनामिक शख्सियत होनी चाहिए, उस तरह नहीं है। देखा ही गया कि एक सीट पर तो उनको जीत मिल गई, लेकिन वो जो अब्बास सिद्दीकी साहब है, फुरफुरा शरीफ के नाम पर, खनका के नाम पर, तो वो पूरा चुनाव मजहबी अंदाज में करते हैं, रैलियों में तकरीर करते हैं, तो उसमें भी पूरा मजहबी पीरी मुरीदी वाला अंदाज़। तो ये जो तरीक़ा है ये नहीं चलने वाला, क्योंकि इंडियन मुसलमानों ने जो देखा जा रहा है इंडिया के मुसलमानों में कि ये दीन को सियासत से बहुत दूर रखते हैं। तो पॉलिटिकल रैलियों में इस तरह में अगर इस तरह करेंगे तो नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में उनको ना मुकम्मल तौर पर सियासी अंदाज में आना होगा, और अब्बास साहब को पीछे हट जाना चाहिए और ख़ुद नौशाद सिद्दीकी को आगे बढ़ाना चाहिए। नौशाद सिद्दीकी अगर आगे बढ़ते हैं, लीड करते हैं और सबको साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है हो जाए। लेकिन फ़िलहाल बंगाल में आगे बढ़ने के चांसेस कम हैं, क्योंकि बंगाल एक बड़ा स्टेट है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो फ़िलहाल पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बंगाल में टीएमसी पहले से मजबूत है, उधर बंगाल में अब बीजेपी अपना गढ़ बनाती जा रही है। तो अब हर चुनाव में बंगाल में क्या होगा कि बीजेपी चुनाव जीत रही है तो बीजेपी को हराने के लिए वोट करना है, और उस वजह से जो मुसलमानों का वोट है वो एक तरफा तौर पर टीएमसी को जाएगा या किसी दूसरी बड़ी पार्टी को, क्योंकि मुसलमान रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। जिस तरह खासतौर पर पूरे मुल्क के हालात है, ममता बनर्जी ने मुसलमानों के दिलों में एक जगह बनाई कि बहुत बहादुर खातून है, लड़ने वाली है, मोदी के को डायरेक्ट वो चैलेंज दे रही है, चीज़ें मुसलमानों को ज़्यादा भाती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लेफ़्ट से नाराज़ होकर लोग टीएमसी की तरफ मुसलमान गए थे, गुज़श्ता कुछ सालों में देखा जा रहा है कि इसके बावजूद कि नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ ममता एक बड़ा चेहरा है, मुसलमान ये मानने लगे हैं कि लेफ़्ट की तरह ममता भी मुसलमानों को धोखा दे रही है।
और कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट वहाँ भी तलाशा जा रहा है। तो ऐसे में अगर आईएसएफ बदरुद्दीन अजमल साहब के तरीके से वहाँ पर सोशल वर्क का रास्ता अपनाती है, एक पॉलिटिकल तरीका अपनाती है, लीडरशिप देती है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि बगल के स्टेट में जिस तरीके से AIUDF इस्टेब्लिश हुई है, आईएसएफ भी बंगाल में हो सकती है? देखिए, बंगाल में तो बहुत ज़रूरत है किस तरह की पार्टी की। 30% बंगाल में मुसलमानों का वोट है। एक ज़माने में मुस्लिम लीग वहाँ मजबूत थी, अब नहीं है। इस मरतबा तो बंगाल में मुझे लगता है कि मुस्लिम MPs की तादाद भी कम हो जाएगी। जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी सीट है वहाँ कांग्रेस ने भी मुसलमानों को खड़ा कर रखा है, TMC ने भी खड़ा कर रखा है और इजीली बीजेपी निकल जाएगी। इंडिया अलायंस हुआ लेकिन TMC बीजेपी वाले एक साथ नहीं है बंगाल में, जो बहुत मतलब बुरा है और अच्छा नहीं हुआ, और इसका सीधा सीधा नुकसान मुसलमानों का होगा। एक अल्टरनेटिव पार्टी की ज़रूरत है बंगाल में, ताकि इन पार्टियों पर भी दबाव रहे, मनमानी न करे। लेकिन आईएसएफ कर सकती है, मुश्किल लग रहा है। आईएसएफ को बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। पिछले मतलब 21 में चुनाव हुआ था बंगाल में, 2 साल बाकी रह गए, 26 का आने में दोबारा चुनाव होगा। तो पिछले 3-4 सालों में आईएसएफ ने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की अपनी पार्टी को फैलाने की, दूर दूर तक ले जाने की। इसमें ये हुआ कि नौशाद सिद्दीकी जो उनके MLA उनको जेल में डाल दिया। हाँ, बहुत डिस्टर्ब किया गया, खबरें तो लगातार आती रही, और उसी वजह से लेफ्ट अलायंस और छोटी पार्टियों ने वहाँ पर जैसे तरीके SDPI वगैरह ने भी, लेफ्ट ने भी, कांग्रेस ने भी, वेलफेयर पार्टी ने, सब ने लगातार मूवमेंट चलाया, तब जाके वो रिलीज़ हो पाए। तो एक कोशिश करने की ज़रूरत है, अगर हो जाए तो अच्छा है, या कुछ और सपोर्ट मिले। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने तज्ज़िया किया इस वक्त जितनी तो 4 बड़ी मुस्लिम पार्टियां नज़र आती हैं। मुस्लिम लीग है, AIUDF है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। हमने इनका भी एनालिसिस किया कि ये किस हद तक अभी मजबूत है, इनके अंदर जो कुछ कमियां हैं, खूबियां हैं, उसका भी एनालिसिस हमने किया, क्या मुस्तकबिल है इन पार्टीज़ का। उसके अलावा और जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो कुछ छोटी पार्टियाँ अपने तौर पर इस्टेब्लिश है, जैसे केरला में INL इस्टेब्लिश है, तमिलनाडु में AMMK है, वो वहाँ पर उनके MLAs हैं, अलायंस का हिस्सा है। INL केरला में गवर्नमेंट का हिस्सा है। इस तरीके पीस पार्टी यूपी में 5 सीट जीत चुकी है, वहाँ पे एक स्पेस उनका मौजूद है। बंगाल में ISF जो है वो 1 सीट जीतने में कामयाब हुई। एक और जैसे यूपी में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल भी एक अच्छी पार्टी थी, उनके नुमाइंदे भी जीते थे, लेकिन 2 MLAs जीते। अब मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब लग रहा है पीछे हट गए हैं, एक्टिविटीज़ कम कर दी है, और अभी इसी वजह से, क्योंकि उनका भी मिशन है बीजेपी को रोकना, तो लगता है कि हमारी वजह से वोटों का बंटवारा होगा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल भी यूपी में आई थी, बटला हाउस एनकाउंटर को उठाया था, लेकिन पिछला चुनाव भी उन्होंने बहुत मजबूती के साथ फाइट किया था। तौक़ीर रज़ा खान साहब ने पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। उससे पहले 2012 में वो जीते थे, उनकी सीटें 2 सीटें निकली थी। उसके बाद 17 में वो नहीं जीत सके, 22 में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था मुकम्मल तौर पे। इस इलेक्शन में वो एक अलग फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में उन पर लीगल कार्रवाइयाँ स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके, एक्टिव नहीं रह सके। उलमा काउंसिल जो है बटला हाउस जो एनकाउंटर के बाद जो है, जब आजमगढ़ को आतंकगढ़ बनाया गया, उससे प्रमोट किया गया आतंकगढ़ तौर पर, उसमें बहुत बेहतरीन रोल उन्होंने निभाया। ट्रेनें भर भर के वो दिल्ली आते हैं, आंदोलन करते हैं, और आजमगढ़ का चेहरा जो नेगेटिव बनाया गया तो उसको बदलने में बड़ा रोल उनका रहा। लेकिन अब तक जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देखा गया, 12 का इलेक्शन, 17 का इलेक्शन, 19 का इलेक्शन, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अब तक जो है कामयाबी हासिल नहीं कर सके। जबकि बसपा को उन्होंने समर्थन किया, उनसे समर्थन लेने की कोशिश किया, पीस पार्टी से अलायंस किया, लेकिन अब तक कोई कामयाबी पंचायत इलेक्शन तक में उनको वहाँ पर नहीं मिल सकी है। इसका रीज़न क्या है, वो तो आजमगढ़ वही मेरे ख्याल में मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। फिर अब जो हालात है ना, इन हालात में किसी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी का कामयाब होना और मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी बहुत एग्रेसिवली चुनाव लड़ रही है, तो सीधे बीजेपी वर्सेस जो बड़ी पार्टी होती है समाजवादी या कांग्रेस, वो मुकाबला हो जाता है, तो लोग रिस्क लेना नहीं चाह रहे। पिछले के दिनों में कहा था, 2012 में पीस पार्टी से जीती, कि बीजेपी का उतना वो नहीं था, तो लोगों ने रिस्क ले लिया। अब लोग रिस्क लेने को तैयार नहीं है, थोड़ा सा है। उसके अलावा परचम पार्टी ऑफ इंडिया भी यूपी में बनी, लेकिन उनके सदर सलीम पीरजादा साहब बहुत इंटेलेक्चुअल शख्सियत थे, एक अलीग ग्रुप्स का एक बड़ा सपोर्ट उनको मिला, लेकिन वो पार्टी भी उनके इंतकाल के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। अवामी विकास पार्टी शमशेर खान पठान साहब ने बनाया था, लेकिन वो पार्टी भी मुकम्मल तौर पर महाराष्ट्र में इनएक्टिव हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। कुछ पार्टीज़ ही हैं जो एक्टिव नज़र आ रही हैं, मुझे लगता है कि उनके लाइसेंस भी हो रहे हैं, एक्सेप्टेंस भी उनको मिल रहा है। 7-8 पार्टीज़ ही पूरे मुल्क के अंदर मुस्लिम पॉलिटिकल। मुझे लगता है कि मुसलमानों का कोई एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल का या मिली रहनुमाओं का, जिसमें सभी की नुमाइंदगी हो, और वो लोग इन पार्टियों की सरपरस्ती करें। MIM आज़ाद है अपनी तरह, UDF अपनी तरह आज़ाद है, सब अपने तौर पर काम करे, लेकिन एक बैक सपोर्ट हो इन सब के पीछे कोई, ताकि कोऑर्डिनेशन हो, एक दूसरे को आपस में इनके ज़रिए नुकसान ना पहुँचे। जैसे कि अच्छी कोशिश है कि UDF आसाम में मजबूत है,
तो MIM वहाँ नहीं जाती है चुनाव लड़ने, वो ऐसे सामने ऐलान कर रखा है। केरला में मुस्लिम लीग मजबूत है तो वहाँ नहीं जाते, दीगर जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पहले से कोई पार्टी एस्टेब्लिश नहीं है। SDPI ने हर स्टेट में कमेटी बनाया, लेकिन तेलंगाना और आसाम में नहीं बुलाने का ऐलान किया कि हाँ, तो एक अच्छी कोशिश है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन के पीछे ग्रुप हो जो सब को लीड करे थे को और अच्छा मैसेज जाएगा, और इसकी ज़रूरत है मुझे लगता है। जिस तरीके से लेफ्ट पार्टीज़ के बीच आपस में जो कोऑर्डिनेशन हमेशा रहता है, हाँ। इसके बावजूद बाद जगह वो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे पूरे इंडिया में वो अलग लड़ रहे हैं। बिहार में भी, मुजफ्फरपुर में, दीगर जगहों पे वो कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। लेकिन जब लेफ्ट पार्टीज़ की बात आती है तो उनके वजह से कोऑर्डिनेशन नज़र आता है, उनकी मीटिंगें होती है, मूवमेंट, जब पब्लिक मूवमेंट वो चलाते हैं, कोऑर्डिनेशन आपस में कोऑर्डिनेशन ऐसा होना चाहिए इधर भी। इलेक्शंस को लेकर जहाँ पॉसिबिलिटी नज़र आती है वहाँ उनके बीच अलायंसेस होते हैं, जहाँ नई पॉसिबिलिटी होती है अलायंसेस नहीं होते। तो ये कोऑर्डिनेशन मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच होनी चाहिए, आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ऐसी कोशिशें भी हुई। इस्माइल बाटलीवाला महाराष्ट्र के एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने सारी मुस्लिम पार्टियों से मुलाकात किया, उनको लेटर्स लिखे, कई महीने तक। असल एक बड़े ग्रुप को आना पड़ेगा। इस्माइल बाटलीवाला साहब की समाज में मतलब उनका एक वज़न नहीं है, या वो कभी कुछ भी बोल देते हैं। तो जो बावकार लोग हैं जिन पर उम्मत को भरोसा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप है, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जमात इस्लामी है या बरेलवी जमात की तंजीमें, अगर ऐसे बावकार लोग आते हैं जिन पर कौम भरोसा कर सकती है, तो ऐसे लोगों को आना चाहिए, तो एक काम अंजाम को पहुंच सकता है। चलिए नाज़रीन, बहरहाल एक मुकम्मल एनालिसिस हमारे सामने आ गया है तमाम मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप का, जो कम्युनिटी पॉलिटिक्स कर रही है। और न सिर्फ एक कम्युनिटी पॉलिटिक्स वो लोग कर रहे हैं, तकरीबन ये देखा गया है कि दूसरे जो ग्रुप्स हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, उनको भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं MIM ने महाराष्ट्र में अलायंस किया प्रकाश अम्बेडकर के साथ। एक दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है हर जगह MIM कोशिश करती है कि मुस्लिम और दलित का अलायंस हो। इसी तरीके से SDPI में हम देखते हैं कि हर स्टेट्स के अंदर उनके पास दलित और ट्राइबल्स कम्युनिटी से लीडर्स हैं, कार्यकर्ता भी उनके बीच में हैं, उनके इशूज़ पे वो मूवमेंट्स करते हुए नज़र आते हैं, और खुद दलित और आदिवासी तबके के उनके कैडर जो है उसको लीड करते हुए नज़र आते हैं। तो दलित, मुस्लिम और दूसरे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को लेकर के एक अल्टरनेट लीडरशिप खड़े करने की जो कोशिश हो रही है इन पार्टीज़ का, एक फ्यूचर भी नज़र आ रहा है। क्योंकि आज से 8 साल से 5 साल पहले अगर हम देखते थे तो किसी भी मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टी को दूसरी पार्टी अलायंस नहीं करती थी। आज हम लगातार देख रहे हैं कि बिहार में हमने देखा उपेंद्र कुशवाहा ने MIM से अलायंस किया, पप्पू यादव और चंद्रशेखर आज़ाद ने SDPI से अलायंस किया, यूपी में अपना दल ने भी MIM से अलायंस किया है, SDPI से IDMK ने तमिलनाडु के अंदर अलायंस किया, जदयू ने अलायंस किया, JDS ने अलायंस किया। तो एक एक्सेप्टेंस भी इन पार्टीज़ को अब मिलने लगा है, तो इनका एक फ्यूचर भी दिख रहा है। लेकिन ज़रूरत है कि एनालिसिस करके अपनी कमियों को भी दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया। आगे भी इंशाल्लाह इस तरह के वीडियोज़ हम लोग आपके सामने पेश करते रहेंगे।